मोस्टली समझ गए। हाँ, तो डे 2 की रेकी क्लास है। तो जो हमने पिछली बार पढ़ा, संजय जी आपको या ऋषु जी आपको कोई भी डाउट है, तो आप बता नो सकते मैम। सकते हो। कोई भी नहीं, कहीं कोई डाउट। क्लियर हो गया था सारा? तो हम सिंपल यस। आगे बढ़ सकते हैं। हमने जी। बात करी थी एक्चुअली में जब पिछली बार कि रेकी क्या होता है। क्लास बहुत इंटरेक्टिव रहनी चाहिए क्योंकि हम 2 ही हैं आप लोग। तो और दूसरा ये है कि रेकी क्या होता है, रेकी की क्या कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, वो हमने बात करी थी थोड़ा बहुत। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी की बात करी थी। तो जब हमने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी की बात करी थी, क्या आप लोगों को कुछ याद है कि कौन से प्रिंसिपल्स की मैम। बात की? यस मैम। कुछ याद है? 5 प्रिंसिपल्स बहुत इम्पोर्टेंट होने चाहिए क्योंकि 5 प्रिंसिपल्स ही आपकी रेकी एक आपको अच्छा रेकी हीलर बनाएंगे। हमें सबके साथ सॉफ्टली प्यार से बोलना है, अग्रेसिव नहीं होना है। ये मेन पॉइंट मुझे ये लगा। एंग्री नहीं होना। जी मैम। ओके। और और क्या था? संजय जी? बेसिक था वो, जैसे कि अब हम रेकी सबके ऊपर कर सकते हैं। नहीं, प्रिंसिपल्स की बात करिए। प्रिंसिपल ध्यान नहीं है मैम मैम। गुस्सा नहीं दिखाना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, नाराज नहीं होना किसी वो तो बहुत से। एक ही बढ़िया। बात हुई थी कि आगे ईमानदारी से काम करना है। बिल्कुल। हम्म। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी दूसरा पॉइंट। तीसरा, yes। चिंता नहीं करनी है। नो वरीज टुडे, आई विल नॉट वरी। मतलब कोई भी चीज की वरी नहीं करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जस्ट फॉर टुडे, मैं आपको शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख नॉट येट अभी। अब आ गई। हाँ, यस मैम। देखिए। ओके, जस्ट अब फॉर आगे। टुडे। हम्म, तो रेकी प्रिंसिपल जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, दैट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, यानी कि मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगी या करूंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है क्योंकि यदि आप गुस्सा करोगे और आपका अंदर से मन जो है वो दुखी होगा, तो जब हम गुस्सा करते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है वो पीसफुल नहीं होता। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है कि यदि हम किसी को भी हील करने चाहेंगे, पहली बात तो हम हील कर नहीं पाएंगे, और दूसरी बात यदि हमने हील कर भी दिया तो जो हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूसरे के पास चली जाएगी। तो आप पॉजिटिव हील करने की वजह दूसरे को नेगेटिव हीलिंग करके आ जाओगे। तो इसीलिए हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। सेकेंड, आई विल नॉट वरी जस्ट फॉर टुडे। वरी क्यों नहीं करना? क्योंकि यदि मैंने वरी किया तो अगेन चिंता चिता के समान होती है, राइट? तो अब क्या होता है कि जब चिंता आप करोगे और आपका दिमाग तो टेंशन में ही है ऑलरेडी, माइंड तो पहले से ही बहुत सारी चीजों में है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप हीलिंग करोगे तो पहली चीज होती है कि हमें न्यूट्रल होके हीलिंग करनी होती है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि मैं बायस नहीं होना होता, पहली चीज किसी के लिए भी। तो क्योंकि हीलिंग के दौरान क्या होता है, जब हम किसी को हीलिंग करते हैं, कई लोगों की कैपेबिलिटीज ऐसी भी होती हैं कि वो हीलिंग करते करते सामने वाले का ऑरा देख लेते हैं, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं, कोई वाइब्रेशंस आपको अपनी बॉडी में भी फील हो रही है। अब यदि वो चिंता कर रहे हो तो वही वाइब्रेशंस वो बंदा, दूसरा बंदा जो जिसको हीलिंग मिल रही है उसके ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, अगेन उसको भी पॉजिटिव नहीं फील होगा। और दूसरा, भगवान ने हमें ना 2 हाथ 2 पैर और इतना ह्यूमन बीइंग बनाया, दिमाग दिया, मतलब उच्च कोटि का प्राणी बनाया। तो जब उच्च कोटि का प्राणी बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दिया तो दिमाग तो लगा लो, हाथ पैर तो चलाओ, राइट?
सिर्फ चिंता कर करके आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं। वरी नहीं रहता है, देखो चिंता तो हर इंसान को होती है, राइट? चिंता तब नहीं चिंता होती है यदि आप उसके लिए एक्शंस करते हो। मान लो आपको लग रहा है कि मेरा बेटा ना पढ़ता नहीं है। अब आप सिर्फ चिंता कर रहे हो बैठ के कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है या बेटी पढ़ती नहीं है। तो आपने एक्शन क्या किया? क्या आप उसके साथ बैठे? क्या आपने जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं पढ़ रहा? क्या आपने जानने की उसको कोई ट्यूशन्स लगा के दिया? क्या कोचिंग लगा के दिया? तो मतलब आपने कोई एक्शन नहीं किया। हो सकता है कि आप जॉब की वज़ह से टाइम ही नहीं दे पा रहे थे और उसको कोई कहीं डाउट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपने जिसको कहते हैं ना एक मैनेजमेंट, उसको करना है। यानी कि समझना है कि मैंने यदि ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालूँगा, वो हमें समझना है। और जब हम वो एक्शन करते हैं, तो हमारी जो चिंता है वो खत्म हो जाती है। चिंता तब तक रहती है जब तक कि हम एक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? सेकंड थर्ड पॉइंट आता है जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल माय ब्लेसिंग्स। ये तो बहुत ही कॉमन है। हमें यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि आपने मुझे जो दिया, मुझे या मेरे परिवार को जो दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, उसका मैं शुक्रिया करता हूँ। ये रोज़ सुबह उठ के ज़रूर करना चाहिए, सोने से पहले भी और सुबह उठकर भी और जब आपको टाइम मिले तब। क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड है, ब्लेसिंग्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहते हो कि भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आप ग्रम्बल कर रहे हो, तो भगवान जी कहते हैं तथास्तु, तुम रो रहे हो, तुम रोते जाओ। क्यों? अभी यदि आपका अपना बच्चा सब कुछ आप दे रहे हो उसको, राइट? लेकिन फिर भी वो कहता है कि आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? अगली बार, मैं तो नहीं कहेंगे कि हमने कुछ नहीं दिया, जाओ। हाँ, तुम्हें सब कुछ दिया फिर भी तुम यही बोलते रहते हो, अब नहीं मैं दे रही हूँ तुम्हें, जाओ। ठीक है? जैसे तुमने रहना है रहो। क्योंकि हमारे हम्म। में भी एक लिमिट होती है हम हर चीज़ को सहने की। तो हम अपनी तरफ से हर बंदे का बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब सामने वाला इतना सा भी ग्रैटिट्यूड नहीं करता, तो उनको क्या होता है, हमें एक दुःख होता है, राइट? तो फिर हम उसमें कहते हैं ओके, मैं नहीं दे रहा तुम्हें, अब मैं नहीं दूँगा तुम्हें। तुम्हें जितना दे दो उतना ही होता है। हम नॉर्मल में भी ऐसे ही कहते हैं ना अपने आप को। तो ये चीज़ को हमने ध्यान रखना है कि रोज़ सुबह उठ के सोने से पहले और दिन में यदि एक बार और टाइम मिल जाए, तो आप ज़रूर ब्लेस अपना भगवान को शुक्रिया करो और जब शुक्रिया करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें डालो, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे जितने भी भगवान हैं, देवी-देवता हैं, आपने मुझे हर चीज़ जो दी है इस दुनिया में, चाहे वो बुद्धि दी है, अच्छी बॉडी दी है, हेल्थ दिया है, माता-पिता दिए हैं, बहन-भाई दिए हैं, पड़ोसी दिए हैं, जॉब दी है, राइट? जो और इवन जो डोमेस्टिक हेल्प्स भी दिए हैं, राइट? दोस्त मित्र दिए हैं, ये घर दिया है, वाहन दिया, उस हर चीज़ का नाम लेके उनको शुक्रिया किया करो, राइट? और ये शुक्रिया सिर्फ़ भगवान जी को नहीं करना होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये शुक्रिया आप अपने दोस्तों को भी कर सकते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू करता हूँ कि तुम्हारा जाकर उनको मैसेज कर सकते हो या बोल सकते हो, राइट? अपने माता-पिता को जाकर प्रणाम करो, उनको बोलो कि शुक्रिया करते हैं कि आपने मुझे इस दुनिया में लेकर आए, मुझे अपने कर्म का करने का मौका दिया। राइट मेरी सोल को राइट बहन-भाइयों को जाकर कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप काम पे हो तो आप अपने बॉस को भी जाकर शुक्रिया कर सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द जॉब, थैंक यू फॉर मुझे जो आपने इतने काम देते हो, डेलीगेट करते हो और मैं उनको अच्छी तरह से कर पाता हूँ। तो वो द आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। मैं तो अपने बॉस को ज़रूर जब ईमेल सेंड करती हूँ ना तो मैं उनको बोलती हूँ थैंक्स, रिगार्ड्स एंड थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस। यदि वो मुझे कोई भी चीज़ का एप्रिशिएट करता है ना, तो मैं उसको फटाफट करती हूँ कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी टू वर्क विद यू। तो ये जो चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, ये आपको खुशी भी देती हैं और सामने वाले को भी खुशी देती हैं। फिर आता है जस्ट फॉर टुडे आई विल वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कल का ही किस्सा था हमारे जैसे पावर आउटेज हो चुकी थी एयरपोर्ट एरिया में और मैं पार्किंग लॉट पे मैनेजर हूँ तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो मेरा बॉस छुट्टी पे गया हुआ है। अब सवा साढ़े 12 बजे मेरी
शिफ्ट खत्म होती है। 12:18 पे जाकर पावर आउटेज हो गई। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि आधी रात, पूरी रात हो गई थी, पूरा डार्क हो गया था सब कुछ, और इतने बड़े पार्किंग लॉट में अंधेरे में जाना, कहीं ट्रिपल भी कर सकते हो, गिर भी सकते हो। तो मैं क्या कर सकती थी, या तो सुबह का वेट करती, है ना, और फिर जाके सारे गेट्स ठीक करती। उतनी देर में क्या होता, जितने लोग थे, पार्कर्स थे, वो आराम से निकल, क्योंकि गेट तो खुल गए और लोग जा सकते हैं बिना पे किए आराम से। तो या तो मैं उनको जाने देती और अपने बॉस को ईमेल कर दी, भैया पूरा अंधेरा था, मैं नहीं कर सकी, गेट्स को ठीक कर। लेकिन मैंने क्या किया, उस टाइम शांति से बैठी 2-3 मिनट, बड़ी लंबी सांस ली, क्योंकि अंधेरा था। अब अकेली पूरी पार्किंग लॉट में मैं अकेली होती हूँ उस ऑफिस में। फिर अपनी चीजों को देखा कि मेरे पास क्या क्या चीजें अंधेरा में जाने के लिए हैं। थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे टॉर्च मिल गई, और फिर मुझे दिमाग लगाया कि अरे मेरे जो अच्छा है ना, आपके यहाँ पे आऊंगी, ये दिखाऊंगा। वो कर लेती, म्यूट कर लो। और फिर जब मैंने दिमाग लगाया कि अरे मेरे फोन के ऊपर भी वो चीज है, टॉर्च है, वो भी कलेक्ट कर लिया। और जो मुझे पेपर्स चाहिए थे, टूल्स चाहिए थे, वो सब कलेक्ट करके अपना बैग में मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप मुझे पिक, क्योंकि जनरली मेरे हस्बैंड पिक करने आते हैं, तो मैंने कहा आप मुझे पिक करने आ रहे हो? कहते हाँ आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ, उस दूसरे एरिया से आना। फिर वो 2-3 मिनट के अंदर वो भी पहुंच गए। फिर उनका भी मैंने मोबाइल ऑन करवा दिया, और फिर जो 8 गेट्स थे, करते करते वो सारे ठीक किए। तो मेरे हस्बैंड बोलते रहे, कह रहे अरे तुम्हारा तो शिफ्ट खत्म हो गया, तुम चलो ना, सुबह आ जाना। मैंने कहा नहीं, यदि मुझे मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम आई है, मेरा बॉस यहाँ पर नहीं है, और वो ट्यूसडे तक नहीं आने वाला, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, राइट। और कंपनी को यदि मैं गेट्स ओपन करके चले जाऊं तो नुकसान भी होगा, उतने पार्कर्स पे नहीं करेंगे, गेट तो खुला रह गया। तो विच इज नॉट एन एथिकल चीज। तो हमें एथिक्स को करना चाहिए, चाहे हमारा बॉस आसपास हो या नहीं हो। जो हमें ड्यूटी दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, चाहे माता पिता, बहन भाई, जॉब, कोई भी, चाहे धर्म कर्म के काम की भी हो, उसको हमें एक अच्छे शिद्दत से निभाना चाहिए, क्योंकि यही कारण है हमारे इस दुनिया में आने का। कारण क्या है भैया, मेरे कारण तो जानवर भी आया है, एक प्राणी, वो भी एक प्राणी है, लेकिन उसको वो अपना कर्म करता है। उसका कर्म क्या है, एक पेट है घर में, उसका कर्म क्या है, घर की रखवाली करेगा, खाएगा पिएगा सोएगा खेलेगा, वो उसका कर्म था। क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए तो उसको एक अच्छी लाइफ मिल रही है। हमने अपने कर्म के लिए हम भुगतान करने के लिए आए हैं ना इस दुनिया में। तो जब तक हम अपने कर्मों का भुगतान शिद्दत से नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छे हीलर नहीं बन सकते, पहली बात। और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते, क्योंकि आज का कर्मा भी हम अगले जन्म में कैरी करते हैं। पास्ट का जन्म, देखो हमारी लाइफ में जो अब एक सोल होती है ना, वो एक लाइफ को चूज करती है। एक माँ बाप, बहन भाई, दोस्त मित्र चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 60% हमारी लाइफ का प्रारब्ध होता है। हमारी कुंडली में जो कुछ हमारे साथ बीतना है, वो प्रारब्ध है, और वो 60% होता है, 60%। 40% संचित कर्मास होते हैं आज की लाइफ में, फ्री विल में, जो मैं कर्मा करना चाहता हूँ, राइट। भगवान ने कहा ना, मैंने तुम्हें 40% दिए, अब तुम इसमें अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। तुमने किसी का पैसा मारना है या पैसा वापस करना है, तुमने अपने कर्म करने हैं, या फिर यही नेगेटिव कर्म को अगले जन्म में लेके जाओगे। क्योंकि केतु जब 12वें घर में आ जाता है, राइट, और जुपिटर पहले घर में आता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों चीजें चलती हैं। जुपिटर पहले घर में आना चाहिए, केतु 12वें घर में आएगा। और जब तक कुंडली में ये चीज नहीं आती, उस बंदे को मतलब जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसका कर्मास अभी क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? तो हमें अपने फ्री विल को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, शिद्दत करनी चाहिए, ऑनेस्टी करनी चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट आता है जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। यदि मैं लोगों के साथ प्यार से बात नहीं करती, जानवर के साथ प्यार से बात नहीं करती, पेड़ों को काट देती हूँ, आपको पता है पेड़ भी हमारे प्राणी हैं। और एक आपको बताऊं, जो अभी पीछे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, कोई बता सकता है कि क्या सोचा? मतलब भगवान ने वो 250 लोग 52 लोग जो थे उनको मारा, एक को जिंदा रखा। क्या कारण था? वो सारे एक ही जगह पे आके इकट्ठे हुए। क्या कहूंगी? संजय जी हाँ बताओ, सच, एनी आइडिया? जी जी। उसकी सोल अच्छी देखिए होगी, गुड ऐसा सोल। होता है कि एक एक ऐसा होता है कि जो परिवार में 5 लोग हैं उनके संयुक्त कर्म होते हैं। ऐसे ही उस प्लेन में भी 250 आदमी के संयुक्त कर्म थे और 250 आदमी के संयुक्त मृत्यु थी। कोई ना कोई पीछे कारण रहा होगा। उसमें एक आदमी गलत फंसा, उसको कुदरत ने निकाल लिया। तो ऐसे ही परिवार है, ऐसे ही मोहल्ला बनता है, ऐसे ही शहर बनता है, ऐसे ही बस्ती करते हैं। बनती है। तो बिल्कुल इसीलिए वो बच गया, उसका कर्म वहां उसको बचा के ले गया। के ले गया। लेकिन उन 250 की मृत्यु इसलिए निश्चित थी कि उन्होंने एक साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटाई है जिससे हम्म उनको एक साथ मरना ही था। उनकी घटना ये थी, आपको बताती हूँ, पास्ट लाइफ कर्मास में, कि वो जो 250 लोग थे, वो एक गांव में रहते थे। तो वहां पे कोई जैसे क्या कहते हैं, उसको नहीं होता, उसको क्या वर्ड बोलते हैं, धर्म कर्म वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कुछ ऐसी इश्यू आ गई थी, एक लड़की और लड़के के बीच में। वो डिफरेंट डिफरेंट दोनों धर्म के थे, तो जब वो इकट्ठे हुए तो गांव वालों को ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो दोनों लड़का लड़की भाग गए। तो जब वो लड़का लड़की भाग गए तो वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन वो जंगल की तरफ ही भागे थे। तो जो उनका मुखिया था उस गांव का, वो एक्चुअल में ये कैप्टन था। और उसने सब गांव वालों को ऑर्डर कर दिया कि पूरा का पूरा जंगल जला दो। अब वो जो जितने गांव वाले थे, वो सब मिलकर उन्होंने पूरा जंगल जला दिया। अब वो ही गांव वाले जो 200-250 लोग थे, उनकी कर्मा ऐसा था कि वो कहाँ कहाँ से आए, कोई लंदन से आया, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया से आया, तो कहीं कहीं से आया, आके वो उस प्लेन में बैठे और वो प्लेन क्रैश हुआ और उनको भी जलना था। राइट, तो ये कर्मस था। हो सकता है कि ये कोई 100-200 साल पुरानी बात हो सकती है, 100 साल पुरानी हो सकता है, या 150 साल पुराना है, लेकिन वो सब एक गांव के ही बंदे थे, जो अलग अलग योनि उस टाइम पे इकट्ठे थे, और इस जन्म में भी इकट्ठे होकर उनकी डेथ इसी तरह से लिखी हुई थी। तो हमें, क्योंकि उन्होंने भी पेड़ों को जलाया तो वो भी जले। अब वहां पे जंगल में जानवर भी थे, जीव भी थे, हर कोई था, राइट, और भी लोग भी होंगे, कुछ भी हो सकता था। तो वो जो कर्मा था, आप वो कैरी करते हो हर सोल में, हर जन्म में। वो जो सोल होती है ना, वो कैरी करती है। हमारे तो देह खत्म हो जाता है, हमारे अंदर जो सोल है ना, वो ही कैरी करते हैं हम लोग। ये रेकी के जो 5 प्रिंसिपल्स हमने करे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि आपने इनको पेपर पे लिख के रोज अपने सामने रखना है, और अपने इन 5 प्रिंसिपल्स पे अमल करना है। क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करोगे, आप एक अच्छे हीलर नहीं बनोगे। और ये चीज ध्यान रखना है कि जिस टाइम मान लो आपको हीलिंग का कोई असाइनमेंट आता है, और आप गुस्से में हो, चिंता में हो, उस टाइम हीलिंग नहीं करनी है। आप सीधा बोल दो, अभी मैं हीलिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे बाद करूंगा। फिर मेडिटेशन करिए, गुस्सा आ रहा है तो पानी पीजिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, गार्डन में या नेचर में जाके वॉक करिए, ताकि आपका माइंड शांत हो। और हीलिंग करते वक्त हमें न्यूट्रल होना होता है। न्यूट्रल का मतलब है, हम अपने माइंड में किसी के लिए ये नहीं रख सकते कि ओके, ये बंदा ना, जजमेंट जिसको कहते हैं ना, कि ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा, मैं ऐसे हीलिंग करूंगा। इस बंदे ने मुझे 50,000 दिया, इस बंदे ने मुझे 5,000 दिया, मैं ऐसी ही हीलिंग करूंगा। इसका 5 मिनट में हीलिंग कर देता हूँ, इसको मैं आधा घंटा करता हूँ, नहीं।
यदि आपने किसी का पैसा लिया, वो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपने कितना लेना है, और जब हीलिंग करने बैठोगे तो चाहे 5,000 है या 50,000 है, आपको पूरी हीलिंग करनी है। जो भी पूरा प्रोसेस है वो करना है। ये नहीं कि मैंने इसका पूरा चक्रा नहीं करूंगा, मैं इसका एक ही पार्ट करूंगा, इसका मैं अच्छी तरह से करूंगा, ऐसे नहीं करना है। ये आपके पावर्स का नेगेटिव उपयोग होगा। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आया। और दूसरा, यदि जब आप हीलिंग शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जब हीलिंग कर रहा हूं तो खुद भी न्यूट्रल होगा। अपनी अपने पहले हीलिंग करनी है, और अपनी हीलिंग करने के बाद फिर सामने वाले की हीलिंग करनी है। तो इसका मतलब रोज सुबह उठकर पहला काम क्या होगा आपका, कि आपको अपनी हीलिंग करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब रेकी लेवल 1 और 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चक्रास की, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉर्ड्स की, यहाँ पे हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो जो रेकी लेवल 1 और 2 है, इसमें हम आपको चोकुरे, सेहेकी, होनशाजे शोनेन, लॉन्ग चोकुरे, और एक फाइनेंशियल सिंबल जो है यानी कि डॉलर साइन जो होता है, उसका अट्यूनमेंट दिया जाएगा। प्लस मैं आपको डाइकुम्यू का भी सिंबल का अट्यूनमेंट दूंगी, जो कि लेवल 3 में यूज होता है, लेकिन उसको यूज करने का सिस्टम नहीं बताऊंगी। उसका रीजन है क्योंकि आपको 21 डेज 24 पॉइंट्स पे पहले अपनी हीलिंग करनी होती है। लेवल 1 और लेवल 2 आपको कंप्लीट करना होता है, उस पे एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिर आपका लेवल 3 स्टार्ट होगा। तो लेवल 3 का डाइकोम्यू का अट्यूनमेंट करने का सिर्फ मेरा यही मकसद है होगा कि आपकी पावर्स बढ़ जाएं हीलिंग पे, राइट। लेकिन मैं उसको टीच नहीं करूंगी, वो लेवल 3 पे ही करूंगी। यहां तक क्लियर है? अब यदि जब हम चक्रास की बात करते हैं, ये जो पहला सिंबल दिखा, ये चोकुरे, इसको बोलते हैं चोकुरे, इसको बोलते हैं चोकुरे, राइट। चोकुरे में इसको देखकर, अभी हम डिटेल नहीं कर रहे इसके ऊपर क्योंकि अभी हम चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये सिंबल इसलिए डाला ताकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चोकुरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है हमारे रेकी हीलिंग में। इसको देखकर आपको क्या लगता है? चोकुरे को देखकर आपको क्या लगता है? अभी तो हमारे दिखाई को नहीं दिया मैम। हाँ, ये दिखाई दे। नहीं, शरीर के ऊपर का हिस्सा, मतलब उसको शायद प्रोटेक्ट किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजय जी आप बताओ। ये देखो, ये यहाँ से 7 बनता है, और फिर ये जी, बताओ। ये हमारे सातों चक्र हैं, आई थिंक सो। बहुत बढ़िया। Obviously है, वैसे एक बात बता रही हूँ। संजय जी आप। ये हमारे चक्रों का घेरा बनाया है हमारी ऊर्जा ने, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो चोकुरे होता है ना, ये इस तरह से जाता है। ये देखो यहाँ पे 7 ऐसे, फिर ये मेरा वो दिख रहा है ना कर्सर, फिर ये ऐसे, जी, फिर ये स्पाइरल बनता है। ये स्पाइरल बनकर अंदर ही अंदर जाता है, अंदर अंदर जाके, और ये 3.5 घेरा बनता है। ये मैं आपको सिखाऊंगी, चिंता नहीं करो। ये तो सिर्फ आज मुझे एक डेमो था कि इस तरह से ये चोकुरे होता है, राइट। और ये 3.5 घेरा बनता है। 3.5 3.5। घेरा तो कुंडलिनी शक्ति का होता है, जो मूलाधार में सोई रहती है। बहुत बढ़िया, पकड़ ली पॉइंट आपका। तो वो हम्म। 3.5 घेरा ही ये होता है चोकुरे का। और ये आपका क्राउन चक्रा से ऊपर से शुरू होते हुए मूलाधार चक्रा यानी कि नीचे तक जाता है, रूट चक्रा तक। और ये जब हम चोकुरे बनाते हैं तो हम कभी यहाँ से नहीं बनाते, हम क्राउन के ऊपर से बनाना शुरू करते हैं, इस तरह से। वो मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये बनता है,
यहाँ से लेके पूरा रूट चक्र तक, नीचे तक, जहां हमारा मूलाधार होता है, मूलाधार यस सर। तक ये जाएगा। ठीक है, ये आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ चक्रास होते हैं। तो वो चक्रास को कवर करता है, और जो इसका पैटर्न होता है ना चोकुरे का, वो इस तरह से है कि जब आप विश्व शक्ति ऊर्जा इन्वोक करते हो अपने हाथों में और फिर अपने ऊपर वो डालते हो, तो वो कॉन्सेंट्रेट होती है आपके सातों ही चक्रास में। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए हमारे जो 7 चक्रास हैं वो हील होते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी में सिर्फ 7 चक्रास नहीं होते हैं। चक्रास तो हमारी बॉडी में 114 होते हैं। लेकिन और ये चक्रास होते क्या हैं? चलो मुझे बताओ, चक्रास क्या होते हैं? आपके माइंड में क्या चीज आती है कि चक्रास? जब मैं चक्रास बोलती हूँ तो क्या मतलब है चक्रास का? 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्रास हैं, ये कुछ तो पता है मुझे। चक्र का मतलब है कि अलग अलग चक्रों में अलग अलग ध्वनियां हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग अक्षर हैं उसके, जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। और हाँ। जैसे जैसे ये चक्र खुलते हैं, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है, हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। और लगभग ये ही चक्र खुलने पर कुंडलिनी शक्ति का जो कनेक्शन है, वो इन चक्रों के द्वारा ही है। इन चक्रों का भेदन करके ही सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचा जाता है, ऐसा योग और समाधि कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो चक्रास होते हैं वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होते हैं, वो सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट? तो जो नर्व्स जब जहां पे जाकर गुच्छा बनते हैं, राइट, गांठ और बन जाती है जो। गांठ बन जाती है, उनको बोलते हैं चक्रास। वो स्पिन करते हैं। ऐसे तो 114 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, राइट? लेकिन सब मेन जो चक्रास हैं वो 7 चक्रास होते हैं। उसी से पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है, उसी से पूरे सेल्स कनेक्टेड होते हैं, उसी से बाकी 114 जो चक्रास हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो यदि हम 114 चक्रास को ना करके 7 चक्रास को मेन हील करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल, एक एक पुर्जा हील होता है। कुंडलिनी हमारे टेल बोन पर होती है, हमारे चक्रास पे नहीं होती है। पीछे जो जहां पर हम बैठते हैं, टेल बोन होता है, वहां पर कुंडलिनी होती है, जिसको हम अट्यूनमेंट करके जागृत करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? तो यस मैम। चक्रास एक तरह से व्हील है, और इसको बोलते हैं एनर्जी पॉइंट्स भी, राइट? क्योंकि जिन लोगों की अट्यूनमेंट हो जाती है, उनको ना चक्रास घूमते हुए दिखते हैं, फील होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। और ये जो चक्रास का पहला कॉन्सेप्ट आया था, ये 1500 टू 1000 बीसी में आया था, जो कि हमारे ऋषि मुनि जब मेडिटेट करते थे तो उनको ये फील हुआ। तो वहां से उन्होंने इसके बारे में बताया। देयर आर थॉट टू बी स्पिनिंग डिस्क, क्योंकि ये चक्रास घूमते हैं, इसलिए उनको स्पिनिंग व्हील की तरह माना गया। और इनको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषमा, सुषमा बीच में आती हैं। तो जब ये अलाइन होंगे तो हमारे चक्रास भी अलाइन हो जाते हैं। यदि ये अलाइन नहीं होंगे तो नेचुरली हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो जब हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी भी, वो भी आप करेंगे, तो उसके बाद हम हीलिंग करेंगे अपने चक्रास की, तो हमारे तीनों नाड़ियां बैलेंस होंगी और हमारे सातों चक्रास बैलेंस होंगे। तो हमारी बॉडी में वो पावर, वो एनर्जी आएगी, जिससे कि हम अपना और अपने जग का, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? और इन्हीं सभी सातों चक्रास के स्पेसिफिक नाम होते हैं, कलर होता है, राइट? और इनके डाइटीज होती हैं। डाइटीज पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि हर धर्म की डाइटीज अलग हैं। तो हम स्पेसिफिकली ये बोल दें कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे गणेश जी को ही बिठाना है, तो ऐसा नहीं है। आपके अपने अपने डाइटीज का जब आप नाम लेते हो अपने धर्म के, तो वो सब वहीं पे विराजमान होते हैं,
तो इसीलिए मैं किसी भी डाइटी का वर्णन नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन हाँ, हम कौन सा कलर है चक्रास का, कौन सा पार्ट है, कौन से क्रिस्टल्स कनेक्ट होते हैं उन चक्रास के लिए, कौन सा बॉडी पार्ट कनेक्ट होता है, और ये सब चीजें हम इस पर पढ़ेंगे। अब हम यदि देखें, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये यहाँ पे रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र होता है। तो जो रूट चक्र होता है वो हमारी एनस और वर्जाइना के बीच में आता है, राइट। उसको, और दूसरा, ये जितने भी चक्रास होते हैं वो आगे और पीछे दोनों जगह होते हैं। तो कई बार हम किसी को मतलब सामने भी करते हैं और उल्टा लिटाकर पीठ की तरफ भी करते हैं, और जो अट्यूनमेंट होती है वो तो पीठ की तरफ से होती है, क्योंकि कुंडलिनी तो वहीं पे है, तो हम जागृत वहीं से ही करते हैं, राइट। तो रूट चक्र का जो मेन कलर है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ये रेड कलर होता है यहाँ पे। सेक्रल चक्र जो है वो नाभि से दो फिंगर्स कह दो नीचे होती हैं, और इसका कलर होता है येलो, सॉरी ऑरेंज, इसका कलर होता है ऑरेंज। और फिर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे नाभि से 2 उंगली ऊपर होती है, और इसका कलर होता है येलो। फिर आता है, हाँ जी, मणिपूरक होता है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, मैं हिंदी में भी भेज दूंगी इसका। तो ये हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र हमारे हार्ट के यहाँ पर, जहाँ पर हमारा चेस्ट एरिया होता है, वहां पर होता है। इसका कलर होता है ग्रीन। फिर आता है थ्रोट चक्र, जो यहाँ पर आता है। इसमें जितने भी हमारे सर्वाइकल एरियाज होते हैं, इसोफेगस होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, वो इसमें कनेक्टेड होता है। इसका कलर होता है ब्लू, लाइट ब्लू कलर। और उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र, यानी कि जो हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, इसको बोलते हैं थर्ड आई, यानी कि अंजना चक्र, और इसका कलर होता है इंडिगो, जिसका मैंने अभी टीका भी लगाया हुआ है। तो इंडिगो कलर का इसमें आ जाता है। फिर आता है वॉयलेट कलर का क्राउन चक्र, सहस्त्र, जो यहाँ पर आता है। ये हमारी, जहाँ पे चोटी, पंडित जी चोटी नहीं बनाते हैं, तो ये वो क्राउन चक्र होता है, राइट। और सारी नर्व्स हमारी इससे कनेक्टेड होती हैं। अब हमें ये भी समझना है कि हमारी लाइफ में, हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व होते हैं। कोई मुझे 5 तत्व कौन से होते हैं? अग्नि जल वायु, अग्नि जल वायु, ये तीन याद है। संजय जी? एक अग्नि होती है, एक जल होता है, एक वायु होती है, एक आकाश होता है, और एक पृथ्वी होती है। बिल्कुल। तो हमारे 5 तत्व होते हैं। तो हमारे जो चक्रास होते हैं उसमें भी 5 तत्व पाए जाते हैं, राइट। लेकिन जो रेड कलर होता है, अभी हम कलर की बात कर रहे हैं, तो कलर जब रेड कलर होता है तो उसको बोलते हैं अर्थ का, पृथ्वी तत्व। ऑरेंज कलर का जो है, जो सेक्रल चक्र है, उसमें वाटर तत्व होता है। उसमें वाटर भी होता है और थोड़ा सा फायर भी होता है, लेकिन मेन वाटर होता है। फिर जो येलो कलर है, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस का होता है, उसको फायर बोलते हैं। फिर आता है ग्रीन कलर का, जो हमारे चेस्ट एरिया में आता है, जिसको हार्ट चक्र बोलते हैं, वो आता है विंड, वायु। फिर आता है वॉयलेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक सारा वॉयलेट चला जाएगा। ये सॉरी, यहाँ से यहाँ पूरा हमारा स्पेस एलिमेंट हो जाता है, थ्रोट से लेकर क्राउन तक, ये स्पेस एलिमेंट है। अब बात आती है कि इनको कलर्स क्यों दिए गए हैं। ऋषु जी, आप बता सकते हैं कि रूट चक्र को रेड कलर क्यों दिया? नहीं पता। संजय जी, आप बता सकते हो क्या पूछा आपने? कि हमारे रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को रेड कलर क्यों दिया गया?
मूलाधार चक्र जहां तक मैं जानता हूँ उसका अर्थ है कि जो पशु योनियां हैं वहां तक उनका हाईएस्ट जो लेवल है वो मूलाधार है, और हमारी शुरुआती जो चक्र है वो मूलाधार है। हम्म इसलिए इस चक्र को जागृत भी दिया गया है, जिससे इसकी सृष्टि का उत्पत्ति होती है। हम्म प्लस ये सबसे नीचे की तरफ है, तो मुझे लगता है कि पहला जो चक्र है उसको इसलिए पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है कि वो जल्दी कनेक्ट रहे। पृथ्वी तत्व, यही पॉइंट था। पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है, और पृथ्वी का जो कलर होता है जनरली मिट्टी का कलर जी ब्राउन या रेडिश होता जी जी है ना। तो और ये जो रूट चक्र होता है, ये हमारी लाइफ का सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट चक्र होता है। यदि हमारा रूट चक्र जो है यही बिगड़ जाएगा तो बोन्स की इश्यू आ जाएगी, चलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, नीज में प्रॉब्लम आ जाएगी, दांतों में प्रॉब्लम आ जाएगी, कपड़ा मकान में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रूट चक्र इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बेस है। बेस जो होता है, जब तक बेस नहीं आपका स्ट्रांग होगा, किसी भी पर्सन को यदि कोई आके कहता है कि भाई मेरा फाइनेंस बहुत वीक है और मेरे को हीलिंग चाहिए, तो आप वहां पे उसका रूट चक्र तो करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रूट के साथ उनका मणिपुर चक्र भी करोगे, क्योंकि मणिपुर चक्र भी मनी का पार्ट होता है, विजडम का पार्ट होता है, कॉन्फिडेंस का पार्ट होता है। और रूट चक्र हमारा रोटी कपड़ा मकान का पार्ट होता है, बेस का पार्ट होता है, धरती से जुड़ा होता है। तो इसलिए हमें उसका रूट चक्र भी स्ट्रेंथन करना पड़ता है। ये पॉइंट्स आपको समझनी है। क्यों मैं समझा रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे कौन से चक्र का क्या कारण है, क्या फीचर्स हैं, तो आप क्या हीलिंग करोगे, राइट। तो इसीलिए रूट चक्र को हमें स्टेबल करना पड़ता है सबसे ज्यादा। किसी में डर होता है, फोबिया होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, राइट। रूट चक्र और मणिपुर चक्र दोनों को करेंगे। क्यों? मणिपुर चक्र जब हम आगे बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस का भी कारक आता है। तो यदि बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो रूट चक्र उसको स्टेबिलिटी भी नहीं देगा। आपने रूट चक्र कर दिया, मणिपुर चक्र नहीं करा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विजडम नहीं आएगी उसको। विजडम क्यों चाहिए? डर किसी कारण वश है, कहीं ना कहीं उसकी विजडम कमी है, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पा रहा, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सही दिशा में नहीं जा पा रहा, राइट। तो इसीलिए हमें रेड कलर जो है वो रूट चक्र को दिया गया है। अब सेकंड आता है ऑरेंज, यानी कि वाटर एलिमेंट, यानी कि सेक्रल चक्र। अब सेक्रल चक्र में पहली बात, वाटर एलिमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि सेक्रल चक्र में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पहली बात तो वो आता है। इंटेस्टाइन्स का भी एक पार्ट आता है, लोअर इंटेस्टाइन्स का जिसको बात करते हैं, वो भी इसमें आता है। तो इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वाटर एलिमेंट होता है, ये हमें पता है, क्योंकि चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे वो माँ की योनि होती है, उसमें भी पानी होता है। तो दोनों, क्योंकि इसीलिए हमें इसको ऋषि मुनि ने जल तत्व कहा है। लेकिन इसका कलर ऑरेंज है, जो कि फायर की तरह होता है। वो इसलिए दिया गया क्योंकि इनको यहाँ पर उत्पत्ति का कारक होता है, वो विदाउट पैशन नहीं आता है। जब तक एनर्जी नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, तो वो उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए वहां पे ऑरेंज कलर भी दिया गया है। तो जो कलर्स दिए हुए हैं और तत्व दिए हैं, उसका मतलब है यहाँ पर, राइट। और कि कोई कहता है कि हमारी चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो रही हैं, तो आपको नेचुरली ऑरेंज सेक्रल चक्र को हीलिंग करना पड़ेगा, राइट। कोई कहता है कि मैडम मुझे ना कोई भी चीज का पैशन नहीं आ रहा, कोई काम करने का पैशन ही नहीं आता, एनर्जी नहीं होती। एनर्जी का कारक क्या है? सेक्रल चक्र, पैशन है। तो रूट के साथ साथ सेक्रल चक्र को एक्स्ट्रा हीलिंग देनी पड़ेगी। मतलब देखो, जब भी हम हीलिंग करते हैं, हमें सातों चक्रास को हील करना है, लेकिन जिस चीज के लिए बंदा आया है आपके पास, उसको एक्स्ट्रा 3 मिनट से 5 मिनट की हीलिंग एक्स्ट्रा जाएगी। ये पॉइंट आपको समझना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको पता होना यस चाहिए। सर।
थर्ड है येलो, फायर एलिमेंट, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। जो सोलर प्लेक्सस चक्र जो नाभि से 2 इंच ऊपर है, वहां पे क्या है? हमारे सारे डाइजेस्टिव, जठराग्नि, जठराग्नि। सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सब वहीं पे ही है। लिवर, शिवर, पैंक्रियाज, राइट, इंटेस्टाइन, स्टमक, वो सब उसी पार्ट में आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उस पार्ट में आते हैं। प्लस पावर एंड कॉन्फिडेंस भी वहीं पे ही है, प्लस विजडम भी वहीं पे है। येलो कलर सूर्य का होता है। सूर्य इम्यूनिटी का कारक भी होता है, राइट। हम कहते हैं ना, रोज सुबह सूर्य की रोशनी में बैठो। क्यों? क्योंकि यदि आपका सूर्य कमजोर है तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। घर में यदि सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो हम बोलते हैं कि उस घर में लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए सूर्य जो है वो इम्यूनिटी का कारक भी है। और जब भी डाइजेशन करना का हम खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फायर एलिमेंट की जरूरत होती है। तभी वो छोटे 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 पार्टिकल्स में के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि फाइनली ब्लड के में जाता है, प्योरीफाई होता है, और फिर हार्ट और पूरी बॉडी में जाता है, राइट। तो इसीलिए हमें उस अग्नि की जरूरत होती है अपने खाने को पचाने के लिए, और सूर्य तत्व की जरूरत होती है इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। ये पॉइंट समझ में आया? अब कोई यस कहता मैम। है कि मेरा पाचन शक्ति नहीं है अच्छी, तो यहाँ पे है। किसी का लिवर की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हीलिंग देना है। किसी की जुपिटर की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आके हीलिंग एक्स्ट्रा देनी है। कोई कहता है कि मेरे में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सॉरी पब्लिक के सामने बोल नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर रूट चक्र प्लस मणिपुर चक्र जो है, इन यानी कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, इन दोनों को हमें हील करना पड़ता है, राइट। कॉम्बिनेशंस लेने पड़ते हैं। थर्ड आई भी करना पड़ता है। थर्ड आई क्यों है? क्योंकि सोच यहाँ पर है, वहां पर भी पहुंचेंगे हम लोग। फिर हमारा आता है ग्रीन कलर, यानी कि वायु। अब जो वायु है ना, वो क्या है? हमारा थ्रोट चक्र, हार्ट एंड थ्रोट चक्र, दोनों में वायु है। क्यों? क्योंकि जब हम नाक से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो ब्रीथ इन, ब्रीद इन करते हैं तो वो हमारे थ्रोट से जाते हुए हमारे चेस्ट तक जाता है, लंग्स में। नर्व्स में जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वहीं पर है, हमारा हार्ट चक्र भी वहीं पे ही है, राइट। तो वो इसीलिए उसको वायु तत्व दिया हुआ है। तो हार्ट चक्र एंड द पार्ट ऑफ द थ्रोट चक्र, बोथ ऑफ देम कम्स इन द विंड एनर्जी, यानी कि वायु तत्व में आता है, राइट। थ्रोट चक्र में ब्लू कलर जरूर होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट वायु तत्व होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वायु अंदर लेते हैं, राइट। जब इनहेल करते हैं तो वायु अंदर लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है वॉयलेट कलर में स्पेस चक्र, जो कि थर्ड आई से यहां से बेसिकली ऊपर तक जाता है। ये तो स्पेस है, क्योंकि ब्रह्मांड में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम 5th डायमेंशन में चले जाते हैं, यानी कि थीटा अल्फा से स्टेट में जाते हैं। थीटा तो बहुत ही हायर है। थीटा तो वो लोग जाते हैं जहाँ पर जो ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं, राइट। या बहुत जो जिन्होंने तपस्या की होती है गुरुओं ने, वो थीटा स्टेज में जाके अपने बहुत सारी चीजों को देख कर आ जाते हैं। हम लोग जाते हैं अल्फा स्टेज में जब मेडिटेशन करते हैं। इवन अकाक्षिक में भी अल्फा स्टेज में ही जाते हैं। बहुत अच्छे जो बहुत हाई लेवल के अकाक्षिक होते हैं, जो जिनका खुला होता है, वो थीटा स्टेज में पहुंच जाते हैं। उनको चीजें दिख, सामने बंदा आता है, उसको शक्ल देखते ही पता चल जाता है उसको। तो वो थीटा स्टेज होती है। लेकिन जो मेडिटेशन पार्ट हम करते हैं वो अल्फा स्टेज में करते हैं, ब्रह्मांड में जाकर 5th डायमेंशन में करते हैं। वो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप थर्ड आई क्या होता है? थर्ड आई जो होता है वो हमारा शिव की एक तीसरी नेत्र होती है, जो यहाँ पर होती है। एक्चुअल में यहाँ पर नहीं होती है, वो एक्चुअल में जाती है तो पीछे की अंदर है, जहाँ पर ये चीज है। तो वो जब देखते हम यहाँ से हैं तो वो हमें दिखता है। और जो लोग यहाँ पे, एक होता है अमृत, ब्रह्म अमृत। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो वो अमृत जो है हमारे जो अंदर पैलेट होती है वहां पर वहां पे
मतलब इस तरह से लगकर नीचे जाती है, मतलब टच करके जाती है, जो जब हम मेडिटेशन पॉइंट पे जाते हैं तो वो अमृत जो है आपकी कुंडलिनी की जागृत करती है, बहुत हाई लेवल पे चला जाता है वो। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। जब भी आप मेडिटेशन करोगे आपको फील होगा कि आपका जो सिर है वो घूम रहा है, आपकी बॉडी घूम रही है, आपको तारे दिखते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखना शुरू होता है। तो वो तो ब्रह्मांड है ना, स्पेस है। तो इसीलिए वॉयलेट कलर को जो है वो वॉयलेट कलर स्पेस एलिमेंट है, और ये हमारा थर्ड आई और क्राउन चक्रा से कनेक्टेड होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट आगे बढ़ने से पहले? नहीं। ऋषु जी, मैम हम कलर्स के बारे में क्यों सीख रहे हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कलर्स के बारे में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे सारे जो चक्रास हैं वो किसी ना किसी कलर से कनेक्टेड हैं। हमने पढ़ा कि रूट चक्रा जो है वो रेड कलर का होता है, सेक्रल चक्रा यस ऑरेंज मैम। कलर का होता है। उसका कारण भी पढ़ा कि क्यों ऑरेंज कलर होता है ना। जी जी और जी दूसरा, जी जी। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम जब जी विजुलाइज करवाते हैं, तो मान लो मैंने रूट चक्रा को हील करना है, तो मैंने इस तरह से मेरी तो मान लो जैसे का हमने रूट चक्रा हीलिंग किया, तो रूट चक्रा हीलिंग करते हैं तो हम यहाँ से विजुलाइज करते हैं कि रेड कलर की रेस जा रही हैं और उसके रूट चक्रा ओके। पे जा रही हैं, राइट। और फिर यदि ये तो हम ऑनलाइन में कर रहे हैं तो हम क्रिस्टल्स यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आपके पास इन पर्सन बंदा आता है तो जिस कलर की हम बात कर रहे हैं, जो उनसे चक्रास की बात कर रहे हैं, उसी चक्रा के उसी कलर का हम क्रिस्टल यूज करते हैं उसकी बॉडी पे रखने के लिए, उसके चक्रास पे। मान लो किसी को हमने लिटा, कोई मेरे पास आता है, मैं उसको लिटा देती हूँ, तो मेरे पास क्रिस्टल्स हैं, मैं दिखाऊंगी, और वो क्रिस्टल्स हम उनके चक्रास पे रख देते हैं उस कलर के, राइट। जैसे मैंने देखे क्रिस्टल मैम, मैंने देखिए, देखे, हाँ, तो मेरी हम सिस्टर के पास है। तो वो रखते हैं, उन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं, और उस क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके उनकी बॉडी पे रख के अपने विश्व शक्ति ऊर्जा बुलवाकर और हीलिंग करते हैं। तो वो डबल हीलिंग की पावर्स आ जाती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट होती है ना। ओके और यदि ओके क्रिस्टल मैम। आप पिरामिड फॉर्म में यूज करते हो, यानी कि मान लो आपको जेस्पर का रेड जेस्पर यूज करना है, तो पिरामिड रेड जेस्पर करते हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, बजाय कि सिंपल क्रिस्टल्स को आप यूज करते हो। एनर्जाइज तो दोनों को ही करना पड़ेगा क्योंकि क्रिस्टल क्रिस्टल है, वो तो धरती से निकला हुआ एक तत्व है, लेकिन जब तक आप उसको एनर्जाइज नहीं करोगे उसमें पावर्स नहीं आती हैं। इवन ब्रेसलेट भी पहन लो, कुछ भी पहन लो, रुद्राक्ष भी पहन लो, रुद्राक्ष उनको भी एनर्जाइज करना पड़ता है। ओके। गुड। यस मैम, मैंने पहन रखा है मैम हाथ में, तो मैं इसको पूर्णिमा वाले दिन वो करती हूँ चार्ज। चार्ज कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, हम पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज करना है। रेकी से चार्ज कर सकते हैं, सूर्य चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी वाले दिन रखते हैं, तो तब भी यस वो मैम वही। हाँ जी, हाँ जी। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। ओहो, अब हमने ऑलरेडी ये कलर्स भी पढ़े, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यस मैम। ये भी बताया कि कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। थोड़ा सा और बताऊंगी। जो रूट चक्रा होता है उसमें बेस ऑफ द बॉडी है, टेल बोन है, लेग्स हैं, फीट हैं, टीथ भी आता है, राइट। और पीठ का पूरा हिस्सा, किसी को स्लिप डिस्क की इशू है, बैक की इशू है, सब रूट चक्रा वीक है उसका, राइट। मुझे है। हाँ, तो वो रूट चक्रा है आपका, मैंने देखा था। और आपका जो यस पीछे मैम। जहाँ बैठे हो वो वास्तु दोष पे है। यस मैम। सेक्रल चक्र हमने कहा था नाभि से 2 इंच नीचे होता है, और जी। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, लोअर एब्डोमेन आता है, लोअर बैक आती है। यानी कि जो टेल बोन का इश्यू आता है, कि जो लोग कहते हैं मेरे को यहाँ पे बैक प्रॉब्लम आती है, टेल बोन की आती है, चाइल्ड बर्थ की इश्यूज आती हैं, ये सारा का सारा आपका सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होता है, यानी कि ऑरेंज कलर। और हम जितने भी चक्रास की हम बात कर रहे हैं वो आगे और पीछे दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम। सोलर प्लेक्सस चक्र में अपर एब्डोमेन यानी कि नाभि से 2 इंच ऊपर होता है,
और मिडल बैक होती है, जो कहते हैं ना लोग, अरे मेरे पीठ में ना मिडल बैक में इश्यूज आ रही हैं, जहां पर आपकी एनेस्थीसिया लगता है, वो ये प्रॉब्लम देता है, राइट। लिवर, स्टमक, किडनीज, जितने भी इंटेस्टाइन्स, ये सब चीजें आपके सोलर प्लेक्सस में आती हैं, राइट। ओके मैम। हार्ट चक्रा में चेस्ट हमारा आता है, राइट, ब्रेस्ट आती है, शोल्डर्स आते हैं, आर्म्स आते हैं, हैंड्स आते हैं, अपर बैक आती है, यहाँ पर सर्वाइकल की सारी इश्यूज, और हार्ट भी आता है इसमें डाला नहीं है, हार्ट भी आएगा। और यदि किसी को सर्वाइकल की इश्यूज हैं, कोई बच्चा यदि बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, डिस्लेक्सिक चाइल्ड होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं, उनका हार्ट चक्र वीक होता है, राइट। किसी को ब्रोंकाइटिस की इशू है तो वो यहाँ है, किसी के आर्म्स या हैंड्स में इश्यूज आ रही हैं तो हार्ट चक्र वीक है उनका, ठीक है। हार्ट भी होगा, थ्रोट भी होगा, क्योंकि थ्रोट का कुछ पार्ट जो है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि ये पूरा थ्रोट है। अब इस थ्रोट में आपका शोल्डर भी आएंगे, तो जब सर्वाइकल का होता है तो थ्रोट प्लस हार्ट दोनों देने पड़ते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का थ्रोट प्लस हार्ट दोनों देने पड़ते हैं। उसके आगे हम और भी बात करेंगे, सोलर प्लेक्सस भी करना पड़ता है उनका, तो वो चीज भी आएगी, और रूट चक्रा भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती ना, कूदते रहते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, बहुत कूदते हैं, उनका रूट चक्रा वीक होता है, तभी वो कूदते रहते हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा हीलिंग देनी पड़ती है उनको। ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है इस चीज के लिए। तो अभी हम बहुत आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक बेसिक करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा बता दिया तो आप कहोगे मैडम एक ही दिन में इतना करवा दिया। थ्रोट चक्रा थ्रोट चक्रा में ये थ्रोट आएगा, थायराइड्स की किसी को इश्यूज आती हैं, सर्वाइकल की आती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होती हैं, स्पीच की प्रॉब्लम है, हथलाना है किसी का, या स्पीच डिले है, ये सब थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई में हमारा पूरा फेस है, यानी कि हमारा फोरहेड है, ईयर्स हैं, नोज है, राइट, माउथ है, ब्रेन का कुछ पार्ट आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सोचते भी हैं, तो ये वाला पार्ट भी आता है। ये सब चीजें हमारी इससे कनेक्टेड होती हैं, जो भी पूरा फेस में आता है, राइट, ये हमारा थर्ड आई चक्रा में आता है। तो इसीलिए यदि कोई डिस्लेक्सिक या ऑटिस्टिक चाइल्ड आ रहा है, या किसी को डिप्रेशन आ रहा है, तो हम थर्ड आई भी करते हैं, और थर्ड आई के साथ साथ हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस भी करते हैं, और रूट चक्र, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस भी आए, रूट चक्र में स्ट्रेंथ आ जाए उनकी बॉडी में। क्योंकि जो डिप्रेशन में आते हैं वो अपना रोटी कपड़ा मकान की ना चिंता नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता, वो अपने डिप्रेशन में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि रोटी कहाँ से खानी है और मकान का ध्यान रखना है या कमाना कहाँ से है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये सब कनेक्टेड है। यस मैम। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही चक्र को हील कर दिया, काम हो गया। नो, वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा हीलिंग टू दोज पर्टिकुलर चक्रास। देन कम्स द क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा टॉप ऑफ द हेड की बात हो रही है, अपर ब्रेन की बात होती है, यहाँ से पूरा ऑसिपिटल होता है। किसी के बाल हमारे क्राउन चक्रा में आते हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं तो क्राउन चक्रा को हीलिंग करो, किसी, और यहाँ से सारे नर्व्स जाते हैं, पूरी बॉडी में नर्व्स जाते हैं इसके ऊपर। यदि यानी कि किसी को नर्वस सिस्टम की इश्यू आ रही है, तो इसका मतलब मर्करी भी वीक है और उसका क्राउन चक्रा भी वीक है, तो नेचुरली आपको यहाँ से क्राउन चक्रा हील करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे बॉडी पार्ट्स को, सारे चक्रास को हील करना है, और जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है उस पर एक्स्ट्रा हीलिंग देनी है उस चक्रा पर। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। आज का इतना ही करेंगे, कोई डाउट? संजय जी, कोई क्वेश्चन? नहीं कोई क्वेश्चन। आज समझ अच्छी तरह से आया? यस मैम, सब समझ में आया। ओके, कोई नो क्वेश्चन? यदि आपका कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कनेक्ट कर दूंगी, आपको उसका आंसर्स भेज दूंगी, ठीक है। और नहीं तो नेक्स्ट सेशन में तो है ही है क्लास। आज सैटरडे है,
तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। यदि मुझे कल लगा कि है मेरे पास टाइम और मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।